नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी बेनाम रिश्ता। चित्रा जी निमंत्रण पत्र के साथ हाथ से लिखे मनुहार पत्र के हर अक्षर को अपनी नजरों से आंकती उनमें अंतर्निहित भावों को सहलाने लगी। कई बार पढ़े पत्र, सोचा विवाह में इकट्ठे लोग पूछेंगे मैं कौन हूं, क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से मेरा, क्या जवाब दूंगी मैं, क्या जवाब देंगे शालिग्राम जी। दोनों के बीच बने संबंध को मैंने कभी मानस पर उतारा भी नहीं, नाम देना तो दूर की बात थी। बार बार फटकारने के बाद भी वह अनजान, अबोल और बेनाम रिश्ता चित्रा जी को जाना पहचाना और बेहद आत्मीय लगने लगा था। कभी कभी उसके बड़बोलेपन से भयभीत अवश्य हो जाती थी, और तब उस रिश्ते के नामकरण के लिए मानो अपने शब्द भंडार में इकट्ठे हजारों शब्दों को खंगाल जाती। नहीं मिला था नाम, और जब नाम ही नहीं मिला तो पुकारें कैसे। इसलिए सच तो यही था कि उन्होंने कभी उस रिश्ते को आवाज नहीं दी, रिश्ते के जन्म और अपनी जिंदगी के रुक जाने के समय पर भी नहीं, जिंदगी के पुनः चालित होकर उसकी भागदौड़ में भी नहीं। शालिग्राम जी को कभी स्मरण नहीं किया। शालिग्राम जी ने ही बेनाम रिश्ते को याद रखने की पहल की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद चित्रा जी ने भोपाल जाना तय कर लिया। बहुत दूर जाना था, बस और फिर ट्रेन की यात्रा, वह भी गर्मी में। शालिग्राम जी ने दूरभाष पर ही विश्वास दिलाया था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था करते समय भी हमने मौसम का ध्यान रखा है। मैं समझता हूँ हमारे मेहमानों को कोई कष्ट नहीं होगा, और आप तो खास मेहमान हैं। चित्रा जी कुछ नहीं बोली। उन्होंने जब जाने का निश्चय ही कर लिया था तो कष्ट और आराम का क्या। शिमला बस स्टैंड पर वोल्वो बस में बैठ गई थी। इनकी मोबाइल की घंटी बजी। शालिग्राम जी का फोन था। उन्होंने कहा, आपकी बस के दिल्ली बस अड्डे पर रुकते ही हमारा एक आदमी मिलेगा, उसका नाम राकेश है, आपके पास आपकी रेल टिकट होगी। चित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, इतना भी नहीं कि उन्होंने टिकट ले रखी थी, और वैसा ही हुआ। उनकी बस के विराम लेते ही एक व्यक्ति अंदर घुसा। उसकी खोजी नजर ने चित्रा जी को पहचान लिया। उनकी अटैची नीचे उतारकर बोला, आपके पास यदि कोई टिकट है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे कैंसिल करवा दूं। एसी द्वितीय श्रेणी का यह टिकट रख लीजिए, ट्रेन शाम को निजामुद्दीन स्टेशन से जाती है, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। चित्रा जी ने उस व्यक्ति को स्लीपर क्लास की टिकट निकाल कर दे दी। वे 3 व्हीलर में बैठकर गोल मार्केट स्थित अपनी एक सहेली के क्वार्टर में चली गईं। शाम को सब कुछ वैसे ही घटा जैसा राकेश ने बताया था। सुबह सुबह गाड़ी के भोपाल जंक्शन पर रुकते ही एक नौजवान उसकी सीट तक आ गया। उसने पैर छूकर बोला, मैं दीपक हूं, मेरे पिता का नाम शालिग्राम कश्यप है। चित्रा जी ने खुश रहने का आशीष दिया और उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। रोड पर भीड़ के कारण कभी कभी उसका हॉर्न बजता। अंदर पूरी शांति बनी रही, कोई कुछ नहीं बोला। चित्रा जी उस नौजवान से बातें करना चाहती थी, पर शुरुआत कैसे करें। उस घर की चौहद्दी, आबादी, संस्कार और स्थितियां कुछ भी तो नहीं जानती थीं। भोपाल शहर के बारे में पूछने ही जा रही थीं कि दीपक बोल पड़ा, मैं आपको आंटी कहूं? तो आंटी, बारात तो आज शाम को आ रही है, लोकल बारात है, इसलिए समय से ही आ जाएगी। मैंने सुना कि आप कल ही लौट रही हैं। आपके पास समय बहुत कम है। पिताजी ने कहा कि आप भोपाल शहर पहली बार आ रही हैं, इसलिए भोपाल भी तो देखना चाहेंगी। बड़ा सुंदर शहर है हमारा, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आपको मेरा मौसेरा भाई घुमाने ले जाएगा। ठीक है, इतना ही बोल पाई चित्रा जी। मन तो उस व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करने को बनाया था। उनकी इतनी चिंता करने वाले नौजवान को शाबाशी भी दी जा सकती थी, पर वे कुछ नहीं बोली। दीपक बोला, मेरे पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आप साक्षात देवी की अवतार हैं, पर पता नहीं क्यों ना आप कभी भोपाल आई, ना हमें शिमला बुलाया। कुछ देर पहले ही आपके बारे में बताया, आपसे मिलने की चाहत पनप आई, इसलिए कई काम छोड़कर स्वयं स्टेशन आ गया। चित्रा जी कुछ बोलने के लिए जिह्वा पर शब्द सजाने लगी कि ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया था। गाड़ी किसी गेस्ट हाउस के सामने रुकी। डिक्की से उनका सामान निकालकर दीपक आगे बढ़ा।
वे पीछे पीछे उन्हें अंदर तक पहुंचाकर बोला, आंटी आप यहाँ नहा धो लें, नाश्ता घर पर ही करना है, फिर आप भोपाल दर्शन के लिए निकलेंगी। दोपहर का भोजन भी घर पर ही है। भोजन के बाद फिर यहाँ आराम करिएगा, शाम को तो शादी ही है। चित्रा जी कुछ नहीं बोली। दीपक के कमरे से निकलने पर अवश्य उसके पीछे गईं। आंखों की पहुंच से उसकी काया उझल हो जाने पर पीछे लौट कमरे की सिटकिनी बंद कर बिस्तर पर बैठ गईं। सोचने लगी, दीपक कितना लायक लड़का है, 19-20 वर्ष का होगा, इतना जिम्मेदार और पितृभक्त। समाज नाहक परेशान है कि युवा पीढ़ी बिगड़ गई। मेरे साथ थोड़ी देर गुजार कर इस युवा ने मेरे मन में जगह बना ली। पर श्रेय तो इसके पिता को ही जाता है, शालिग्राम जी को। उनका ध्यान आते ही चित्रा जी उठ बैठी, अपना ध्यान बटाने के लिए तैयार होने लगी। चित्रा जी के नहा धोकर तैयार होते ही नरेश आ गया था। उन्हें नाश्ते के लिए ले जाते हुए पूछा, आप दीपक की बुआ जी हैं? उसकी 2 बुआओं से मिल चुका हूं, आपसे पहली बार मिला। दीपक का मैं मित्र हूं। शालिग्राम जी शीघ्रता से गेट पर पहुंचे। उन्होंने चित्रा जी का अभिवादन किया। नरेश ने कहा, घुमा लाया आंटी को भोपाल। इन्हें तीनों ताल अच्छे लगे। नरेश इतना नहीं कहता तो शायद चित्रा जी सामने खड़े व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाती। कुछ दरक गया था चित्रा जी के अंदर। उन्होंने अपने को संभाला, हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए चेहरे पर भी मुस्कान थी। नाश्ते का इंतजाम फ्लैट के बाहर वाले हिस्से में ही किया गया था। कुछ लोग नाश्ता समाप्त कर चुके थे, कुछ का जारी था, कुछ आने वाले थे। शालिग्राम जी को चित्रा जी को लेकर नाश्ते के स्थान पर पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। पर वहां उपस्थित नाश्ता कर रहे मेहमानों की प्लेट में बड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में मानो एक विशेष व्यंजन आ टपका। ये कौन है? प्रश्न पसरा। इन्हें तो पहले कभी देखा नहीं। स्वाद लेने लगे लोग। आपस में प्रश्नों का आदान प्रदान हो रहा था। उत्तर किसी के पास नहीं था। शालिग्राम जी की पत्नी माला भी आ गई। रिश्तेदारों से नाश्ते का स्वाद पूछती, कुछ और लेने का आग्रह करती आगे बढ़ रही थी। किसी ने पूछ ही लिया, वे कौन है? कोटा की साड़ी में वे सुंदर सी महिला। माला ने इधर उधर आंखें दौड़ाई। दूसरी ने स्वर दबाकर ही कहा, वही जो शालिग्राम जी के साथ है। उन्हें शालिग्राम जी ने स्वयं अपने हाथों से प्लेट लगा कर दिया है, देखिए। ठीक ही तो कहा था सबने। माला ने भी यही देखा। चाय का प्याला लिए खड़े थे शालिग्राम जी। सौम्य आकृति, लगभग उसकी ही उम्र, बड़े सलीके से नाश्ता कर रही। और कौन है यह महिला? शालिग्राम जी ने तो कभी उसका जिक्र नहीं किया। आमंत्रण भेजने वाली सूची भी माला ने पढ़ी थी। किसी अनजान महिला का नाम नहीं था। फिर कौन है यह? प्रश्न तो अनेक थे, पर वह अवसर नहीं था पति से प्रश्न पूछने का। जबकि अधिकांश मेहमानों के बीच यही प्रश्न वॉलीबॉल की भांति दिन भर उछलता उसके पाले में भी आता रहा। रीति रिवाज और रस्म अदायगी में सब एक दूसरे से पूछते रहे। दोपहर के लंच के समय भी चित्रा जी आ गई थी। शालिग्राम जी की एक साली उनके पास गई। पूछा, आप कहाँ से आई हैं? दूसरा प्रश्न पूछने ही वाली थी, आप मेरे जीजा जी को कैसे जानती हैं? इस बीच स्वयं जीजा जी उपस्थित हो गए थे। उन्होंने अपनी साली को किसी और विशेष मेहमान की खातिरदारी में लगा दिया था। गेस्ट हाउस में आराम करते हुए चित्रा जी का मन कई मसलों में उलझ गया था। बहुत दिनों बाद 25 वर्ष पूर्व घटी घटना का संपूर्ण दृश्य नजरों के सामने रूढ़ हो गया। शिमला से गाड़ी में पति पत्नी और दोनों बच्चे का कुल्लू मनाली के लिए प्रस्थान। थोड़ी दूरी पर जाते ही गाड़ी का खड्डे में गिरना, पति के सिर में चोट आना, उनका होश नहीं लौटना, डॉक्टर से बातचीत, बेहाल बेहोश चित्रा जी के सामने डॉक्टर की एक मांग पर शीघ्रता से विचार करने का आग्रह। अकेली खड़ी चित्रा जी, 2 नन्हे बच्चे मां से चिपके, अपना पराया कोई साथ न था। निर्णय लेना था चित्रा जी को। सब कुछ चला गया था, जो बचा था उसकी मांग थी। चित्रा जी ने वह वस्तु देना स्वीकार कर लिया जो उनकी थी। डॉक्टर का सुझाव। और फिर मृत्यु के करीब गया व्यक्ति जीवित हो गया। स्मृतियों में जीवित था सब दृश्य, कभी कभी जीवंत हो जाता, पर चित्रा जी ने दृढ़ निश्चय कर उन यादों को नजर के सामने से हटा दिया था। शुभ शुभ का अवसर था, जो बीत गई वह बात गई। कविता वे क्लास में पढ़ाती आई हैं। जिस लड़की का विवाह है उसके लिए शुभ सोचना है। अवसर और समय की वही मांग थी।
बारात दरवाजे लगी। स्वागत में खड़े स्त्री पुरुष तिरछी नजरों से चित्रा जी की ओर अवश्य देखते रहे। प्रश्न वही, कौन है यह, क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से? शालिग्राम जी ने द्वार पर ही अपने समधी जी से चित्रा जी का परिचय कराया था। उनकी 2 सालियां अपने पतियों के साथ वहीं खड़ी थीं। उनका परिचय नहीं करवाया और यह खबर उस भीड़ भरे स्थल पर भी आसानी से यात्रा कर गई, सबको मिलाई। बाराती और घराती के भोजन परांत विवाह के रस्म पूरे किए जाने लगे। शालिग्राम जी को पंडित जी द्वारा मंडप पर कन्यादान के लिए बुलाया गया। मंडप पर बैठने के पूर्व उन्होंने चारों ओर निगाहें घुमाई। उनकी दृष्टि के सम्मुख वह चेहरा नहीं आया जिसकी उन्हें खोज थी। उनके आसपास मंडप पर बैठी उनकी बहनों और सालियों ने भाप लिया था। 2-3 एक साथ बोल पड़ी, वहां है आपकी मेहमान। देखा माला ने भी, मानो खींच कर बोली, अब बैठ जाइए, मनचित लगाकर कन्यादान करिए। इसी काम के लिए मेहमान और सारा इंतजाम है, बैठिए। शालिग्राम जी ने ऊंची आवाज में कहा, चित्रा जी आप इधर आइए, मंडप पर बैठिए। मेरी बेटी को आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए। चित्रा जी अंदर से हिल गईं, ऊपर से उपस्थित जनों की निगाहों के तीरों से बिंध गईं। वे परेशान तो थी ही, अपने स्थान पर खड़ी होकर बोली, आप लोग शुभ कार्य के लिए वहां उपस्थित हुए हैं, बेटी का कन्यादान करिए। मुझे यहीं बैठना है, मैं विधवा हूं, मेरा सुहाग नहीं है। समाज ऐसी महिला को किसी सौभाग्यकांक्षिणी को सुहाग देने की मनाही करता है। मैं दिल से आपकी बेटी का शुभ चाहती हूँ, इसलिए दूर बैठी हूँ। आप अपना पुनीत काम पूरा करें, मेरी चिंता छोड़ दें। वे बैठ गईं। मैं नहीं मानता ऐसे समाज के विधान को। मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़कर कोई शुभ नहीं हो सकता। आपकी कृपा के बिना तो न मैं होता न मेरी बेटी। आइए, आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरी बेटी का कन्यादान करिए। फिर तो पंडित जी भी परेशान हो गए, बोले, शालिग्राम जी आपकी मेहमान महिला ठीक कह रही हैं। आप कन्यादान करिए, अपनी पत्नी को साथ बैठाइए। मंडप पर बैठी सभी महिलाएं सुहागिन ही हैं। शालिग्राम जी बिफर पड़े, आप सब आज सुबह से चित्रा जी का परिचय जानने के लिए परेशान हैं। आपके बीच तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। कार्य व्यस्तता में भी मैं आपके प्रश्नों के बांध से बिधता रहा। जब तक मैं उनका परिचय न दे दूं, आप सबों का ध्यान भी विवाह के रस्म रिवाजों पर केंद्रित नहीं होगा, तो सुनिए। और जो कुछ शालिग्राम जी ने सुनाया सुनकर वहां बैठे उपस्थित लोगों के प्रश्न तो चूके ही, वे सब चित्रा जी के प्रति नतमस्तक हो गए। वे आवाक रह गए। 25 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में चित्रा जी के पति घायल हो गए। उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। जिस अस्पताल में उन्हें लाया गया, उसी के कमरे में मैं ऑपरेशन बेड पर लेटा था। मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। चिकित्सकों ने निर्णय लिया था, किसी का धड़कता दिल मिलने पर प्रत्यारोपण हो सकता है। आंख दान, किडनी दान जैसे अंगदान की बात तो सुनी थी। देह दान भी होने लगा था, पर हृदय दान तो तभी हो जब वह धड़कता हो, और जब तक दिल धड़कता है आदमी जिंदा है। भला जीवित का हृदय कोई क्यों दान करे? चित्रा जी के पति का दिल धड़क रहा था, मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। डॉक्टर शर्मा ने इनसे अनुरोध किया, आपके पति को तो हम अब बचा नहीं सकते, पर आपकी सहमति हो तो इनका दिल किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। वह जिंदा हो सकता है। सुझाव सुनकर चित्रा जी पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम, और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, मालूम नहीं। चित्रा जी ने अनुमति दे दी। मेरा दिल पिछले 25 वर्षों से धड़क रहा है। यह मेरा नहीं है, इनके पति का दिल है। पर पिछले 25 वर्षों में इन्होंने एक बार भी एहसान नहीं जताया। इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना, न देखा था, मैंने भी नहीं। इन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, पर मैं बहुत बेचैन था। जीवन देने वाले के प्रति आभार भी नहीं प्रकट कर सका। 2 वर्ष पूर्व इनके शहर में गया, डॉक्टर शर्मा मिल गए। मेरा दुर्भाग्य कि इनसे तब भी भेंट नहीं हो सकी। डॉक्टर शर्मा से इनका मोबाइल नंबर मिल गया। फोन पर ही मैंने इन्हें अपना परिचय दिया, मनुहार पत्र भेजा, फिर निमंत्रण। बहुत आग्रह करने पर ये मेरी बेटी के विवाह पर आई हैं। मैंने भी इनको आज सुबह ही पहली बार देखा। अब आप ही सोचिए पंडित जी, हमारे परिवार के लिए इनसे बढ़कर शुभ और कौन होगा? मेरे विवाह और मेरे बच्चे होने के पीछे भी यही तो है। मैं हूं तब तो सब है। कन्यादान की रस्म के समय तो सबकी आंखें भरती हैं।
शालिग्राम जी ने तो कन्यादान के पूर्व ही उपस्थित सभी आंखों में पानी भर दिए। माला मंडप पर से उठी, सीधे चित्रा जी के पास पहुंची, पैर छूकर आशीष लिए और हाथ पकड़कर मंडप पर ले आई। महिलाओं के झुंड ने आंसू पोंछकर गाना प्रारंभ किया। शुभ हो शुभ, आज मंगल का दिन है, आज मंगल का दिन है, शुभ हो शुभ, शुभ बोलूं अम्मा, शुभ बोलूं पापा, शुभ नगरी के लोग सब, शुभ हो शुभ। रिश्ते के नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनेक रिश्तों से भरा था प्रांगण, पर सबसे ऊंचा हो गया था शालिग्राम जी और चित्रा जी का रिश्ता। बेनाम था तो क्या। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी बेनाम रिश्ता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।